हाँ भाई, तो कैसे चल रहा है पढ़ाई आप लोग? बढ़िया। आज हम पढ़ेंगे आरएनए वर्ल्ड। आरएनए वर्ल्ड पढ़ने का मतलब है या कहने का मतलब है कि जो जेनेटिक मटेरियल हुआ करता था प्रिमिटिव टाइम में, वो आरएनए हुआ करता था और इसी आरएनए से डेवलप्ड हुआ है या इवॉल्व हुआ है क्या? डीएनए। आरएनए जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। आरएनए क्या होता है भाई? सिंगल स्टैंडर्ड होता है और ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है यानी ओनली वन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का मिलकर बना होता है। किससे? ओनली वन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बनता है। ये भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, लेकिन इसमें जो नाइट्रोजनस बेस है ना, वो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल है। थाइमिन की जगह पे यहाँ पे क्या है? यूरेसिल है। किसमें? आरएनए में। नेक्स्ट, आरएनए वाज फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। आरएनए को क्या बोलते हैं? फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो लाइफ के प्रोसेस है जैसे कि ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग, मेटाबॉलिज्म, ये सब हमेशा आरएनए के ही आसपास काम करता है। यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स किससे बना? आरएनए से। स्प्लाइसिंग यानी एमआरएनए का बनना, ठीक है, एचएनआरएनए से एमआरएनए का बनना क्या कहलाता है? स्प्लाइसिंग कहलाता है। ट्रांसलेशन एमआरएनए का बनना। तो जो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था वो क्या था? हमारा आरएनए था। लेकिन आरएनए जेनेटिक मटेरियल के साथ साथ कैटलिस्ट की तरह भी काम करता था, यानी एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी था इसके पास। तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है इसके पास, आरएनए के पास, जिसके कारण ये आरएनए मोर रिएक्टिव हो गया। क्या हो गया? मोर रिएक्टिव हो गया। और जब मोर रिएक्टिव हो जाएगा तो लेस स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेस स्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए आरएनए में बहुत सारे केमिकल मॉडिफिकेशन हुए। आरएनए में बहुत सारे केमिकल मॉडिफिकेशन हुए और आरएनए से ही क्या इवॉल्व हुआ है मेरा? डीएनए इवॉल्व हुआ है। केमिकल मॉडिफिकेशन क्या क्या हुए? जैसे राइबोज सुगर्स की जगह पे डीएनए में क्या देखने को मिलता है? डीऑक्सीराइबोज सुगर्स। थाइमीन की जगह पे, मतलब डीएनए में थाइमीन होता है और आरएनए में क्या होता था? यूरेसिल होता था। तो यूरेसिल लेस स्टेबल, लेकिन ये जो 5 मिथाइल यूरेसिल यानी थाइमीन जो होता है वो मोर स्टेबल होता है। इसके अलावा आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन जो डीएनए होता है ये क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड होता है। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो गया, जिसके कारण डीएनए आरएनए के रिस्पेक्ट में ज्यादा स्टेबल हो गया और आज डीएनए बेस्ट जेनेटिक मटेरियल है। आरएनए एक अच्छा जेनेटिक मटेरियल नहीं है, लेकिन ये जो डीएनए इवॉल्व हुआ है वो आरएनए से ही हुआ है। कैसे पता हमको? वही बहुत सारे वायरसेस में, जैसे कि रियो वायरस में देखा गया है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है रियो वायरस का, वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। क्या? रियो वायरस में जेनेटिक मटेरियल क्या है? डबल स्टैंडर्ड आरएनए। तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना, इसका मतलब डीएनए का जो फॉर्मेशन हुआ है आरएनए से हुआ है। आरएनए पहले डबल स्टैंडर्ड बना और उसके बाद उसमें कुछ केमिकल मॉडिफिकेशन हुआ। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि पाई4 बैक्टीरियोफाज वायरस। क्या? पाई4 बैक्टीरियोफाज वायरस। पाई4 बैक्टीरियोफाज वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। उसके अलावा लेम्डा पाई4 बैक्टीरियोफाज वायरस, इसमें क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। उसके अलावा जो लेम्डा बैक्टीरियोफाज वायरस है, क्या है? लेम्डा बैक्टीरियोफेज वायरस है। इस लेम्डा बैक्टीरियोफेज वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। क्या है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो बहुत सारे वायरस में डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है और डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी जेनेटिक मटेरियल है। इवन सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी जेनेटिक मटेरियल है। ई कोलाई बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, ठीक है। और इस जेनेटिक मटेरियल में जो बेस पेयर्स का नंबर्स होता है, अगर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है तो आपको पता है जैसे हायर ऑर्गेनिज्म में डीएनए होता है जेनेटिक मटेरियल, उस तरह का यहाँ पे होगा। अगर जेनेटिक मटेरियल पाई4 बैक्टीरियोफाज में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए कहने का मतलब है ये सिंगल स्टैंडर्ड होगा, लेकिन
जैसे डीएनए में डीऑक्सीराइबोस 2 बेस होता है वैसे यहाँ पे भी डीऑक्सीराइबोस 2 बेस होगा। जैसे डीएनए में थाइमीन होता है वैसे यहाँ पे भी थाइमीन होगा, तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ना होके क्या कहलाएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए कहलाएगा, और जो आरएनए से ज्यादा स्टेबल है। ये सब वायरसेस में जो जेनेटिक मटेरियल डिफरेंट टाइप्स के हैं ये बताते हैं कि जो इवॉल्व हो रहा है ना जेनेटिक मटेरियल वो आरएनए से डीएनए की तरफ इवॉल्व हो रहा है। क्लियर है? तो यहां तक नोट डाउन करेंगे और फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग देंगे टाइप्स ऑफ आरएनए। जो आरएनए होता है ये दो तरह का होता है, एक होता है जेनेटिक आरएनए, क्या होता है जेनेटिक आरएनए, और दूसरा जो आरएनए होता है वो आप समझ गए क्या, नॉन जेनेटिक आरएनए। क्या होता है नॉन जेनेटिक आरएनए, नॉन जेनेटिक आरएनए। जेनेटिक आरएनए क्या है, या तो इसको बोलते हैं जेनेटिक आरएनए या इसको बोलते हैं जीनोमिक आरएनए। क्या कहते हैं जीनोमिक आरएनए। क्या होता है सर जीनोमिक आरएनए या जेनेटिक आरएनए? अगर डीएनए नहीं है तो आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करेगा, उसी को क्या बोलते हैं जेनेटिक आरएनए या जीनोमिक आरएनए। एग्जांपल्स अगर हम देखें तो अभी हम देख रहे हैं रियो वायरस। रियो वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। क्या है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। नेक्स्ट है टोबैको मोज़ेक वायरस, इसमें जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। क्यूबी बैक्टीरियोफाज, क्या है, क्यूबी बैक्टीरियोफाज। क्यूबी बैक्टीरियोफेज में जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए। क्या है, आरएनए। नॉन जेनेटिक आरएनए क्या होता है, वैसा आरएनए जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं करता है, किसी अदर फंक्शन में इन्वॉल्व होता है, उसको क्या बोलते हैं नॉन जेनेटिक आरएनए। और नॉन जेनेटिक आरएनए में मेरा आता है आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए। क्या था भी, एमआरएनए। आरआरएनए, टीआरएनए एंड एमआरएनए। इसके अलावा नॉन जेनेटिक आरएनए एडेप्टर की तरह काम करता है, स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल की तरह काम करता है और कैटालिटिक मॉलिक्यूल्स यानी एंजाइम्स की तरह भी काम करता है। तो जेनेटिक आरएनए ये पढ़ने का जरूरत नहीं है हमको, क्योंकि भाई को पता है कि आरएनए वैसा होगा जिसमें राइबोस सुगर्स प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजनस बेस में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल प्रेजेंट होता है, थाइमिन प्रेजेंट नहीं होता। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है। लेकिन हमको डिटेल में पढ़ना है आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए। क्या पढ़ना है, आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए। यहां तक नोट डाउन करेंगे और हेडिंग देंगे आरआरएनए, या इसी को कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। क्या कहते हैं, राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोमल आरएनए या इसको क्या कहते हैं, आरआरएनए। राइबोसोमल आरएनए या आरआरएनए सेल में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, यानी टोटल आरएनए अगर 100% है तो उसमें 80% आरएनए अगर कोई है, 80% आरएनए अगर कोई है तो क्या है, आरआरएनए। आरआरएनए का अमाउंट कितना होता है, 80% होता है। कितना होता है, 80%। ठीक है, ये बनता कहां पे, तो ये बनता है हमारे कहां पे, न्यूक्लियोलस में। क्या बनता है, न्यूक्लियोलस में बनता है। उसके अलावा यूकैरियोटिक में हमारा डीएनए से भी आरआरएनए बनता है, लेकिन ये बनता कहां पे है, मेनली न्यूक्लियोलस में बनता है। कहां पे बनता है, न्यूक्लियोलस में बनता है। और आरआरएनए राइबोसोम्स को बनाने में भी हेल्प करता है। किसमें, राइबोसोम्स को भी बनाने में हेल्प करता है। आरआरएनए का नाम ही है राइबोसोमल आरएनए, यानी वैसा आरएनए जो राइबोसोम्स को बनाने में हेल्प करता है, जो राइबोसोम्स को बनाने का काम करता है। चलिए, आरआरएनए का फॉर्मेशन कहां पे होता है, न्यूक्लियोलस में होता है। कहां पे होता है, न्यूक्लियोलस में होता है। प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियोलस। कहां पे इसका फॉर्मेशन होता है, न्यूक्लियोलस में होता है। ये मोस्ट स्टेबल आरएनए। क्या है, मोस्ट स्टेबल आरएनए। जितने भी आरएनए हैं, आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, उसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल अगर कोई है तो वो क्या है,
बोलो ना, आरआरएनए मोस्ट स्टेबल है। ये जो यूकैरियोटिक सेल में एटीएस राइबोसोम्स जो होता है ना, एटीएस राइबोसोम्स, आपको पता है कि एटीएस राइबोसोम्स दो सब यूनिट से मिलकर बनता है। कौन कौन सा? एक तो हो गया 40S और दूसरा हो गया 60S। कितना? 40S और 60S। तो जो 40S है ना, 40S ये 18S rRNA से मिलकर बनता है। कैसे बनता है? 18S rRNA से मिलकर बनता है। और जो 16S है, क्या 16S, ये टोटल 3 टाइप्स ऑफ rRNA से मिलकर बनता है। कौन कौन सा सर? तो सबसे पहले तो लिखना है 28S rRNA। क्या? 28S rRNA से मिलकर बनता है ये। तो उसके अलावा ये 18S नहीं, 18 तो हो चुका है, ये 5.8, क्या 5.8S rRNA से मिलकर बनता है। उसके अलावा ये 5S rRNA से मिलकर बनता है। क्या 5S rRNA से मिलकर बनता है। तो 28, 5.8 एंड 5S rRNA से मिलकर बनता है 60S। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि एटीएस राइबोसोम्स कितने सब यूनिट से मिलकर बनता है? तो आपको पता है कि दो सब यूनिट से मिलकर बनता है, 40S और 60S। लेकिन ये जो एटीएस आरआरएनए है, सॉरी एटीएस जो राइबोसोम्स है, ये एटीएस राइबोसोम्स कितने टाइप्स के आरआरएनए से मिलकर बनता है? तो ये 4 टाइप्स के आरआरएनए से मिलकर बनता है। 4 टाइप्स के आरआरएनए से मिलकर बनता है। आरआरएनए से मिलकर बनता है, ठीक है, 4 टाइप्स के आरआरएनए से मिलकर बनता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एटीएस के बाद 70S राइबोसोम्स। ये जो 70S राइबोसोम्स है, आपको पता है कि ये 50S और 30S से मिलकर बनता है। किससे? 50S और 30S से मिलकर बनता है। लेकिन ये जो 50S है ना, 50S, ये 5S rRNA से मिलकर बनता है और 23S rRNA से मिलकर बनता है। 23S rRNA से मिलकर बनता है। लेकिन ये जो 30S है ना, 30S, ये 16S rRNA से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है? 16S rRNA से मिलकर बनता है। यहां तक नोट डाउन करते हैं, फिर हम आगे और देखते हैं आरआरएनए का फंक्शन क्या है इसके बारे में। तो फंक्शन क्या है इसका? इसका फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस के समय आरआरएनए अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करता है। टीआरएनए और एमआरएनए के लिए अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करता है। क्या करता है ये? एक बार फिर से सुनेंगे, फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस के समय आरआरएनए अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करता है। किसके लिए? टीआरएनए के लिए और एमआरएनए के लिए, है ना। तो जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो तीनों के हेल्प से होता है, आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए। तो आरआरएनए क्या करता है? अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करता है टीआरएनए और एमआरएनए के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हैं, एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, एट द टाइम ऑफ फंक्शन क्या है? At the time of protein synthesis, at the time of protein synthesis, at the time of protein synthesis, rRNA provide attachment. rRNA provide attachment site to tRNA. Attachment site to tRNA. At the time of protein synthesis, rRNA provide attachment site to tRNA and mRNA attach them on ribosomes. tRNA and mRNA attach on and mRNA attach them on ribosomes and mRNA attach them on ribosomes. ठीक है, तो ये अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करता है आरआरएनए और आरआरएनए अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करता है टीआरएनए और एमआरएनए के लिए राइबोसोम्स। नेक्स्ट है क्या?
जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है किसके किसके बीच, टीआरएनए के बीच और राइबोसोम्स के बीच, आरआरएनए के बीच, उस बॉन्ड को या एमआरएनए के बीच ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ना, उस बॉन्ड को कहते हैं सॉल्ट लिंकेज। क्या कहते हैं? सॉल्ट लिंकेज। ठीक है, ये जो टीआरएनए होता है या जो एमआरएनए होता है वो राइबोसोम्स की किस यूनिट से अटैच होता है? तो आंसर जाता है लार्जर सब यूनिट से। किससे? लार्जर सब यूनिट से अटैच होता है। तो जब प्रोटीन सिंथेसिस देखेंगे तो उस चीज को हम डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से प्रोटीन का सिंथेसिस होता है और आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए अपने कैसे इंपॉर्टेंट रोल्स को प्ले करते हैं। क्लियर है? हम आगे बढ़ते हैं आरआरएनए के बाद कहां पे टीआरएनए। तो नेक्स्ट हेडिंग देंगे टीआरएनए। नेक्स्ट हेडिंग देंगे टीआरएनए। टीआरएनए को हम कहते हैं ट्रांसफर आरएनए या सॉल्युबल आरएनए। क्या कहते हैं इसको? ट्रांसफर आरएनए या इसको कहते हैं सॉल्युबल आरएनए। टीआरएनए या ट्रांसफर आरएनए या सॉल्युबल आरएनए, टोटल आरएनए का ये सिर्फ 10 to 15% होता है। इट इज 10 to 15% ऑफ टोटल आरएनए। तो टोटल आरएनए का ये सिर्फ 10 से 15% होता है। ये भी न्यूक्लियस में सिंथेसाइज होता है और डीएनए के द्वारा सिंथेसाइज होता है। किसके द्वारा? डीएनए के द्वारा सिंथेसाइज होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे लिखेंगे सिंथेसाइज इन न्यूक्लियस बाय डीएनए। सिंथेसाइज इन न्यूक्लियस बाय डीएनए। सिंथेसाइज्ड इन न्यूक्लियस बाय डीएनए, इसको हम एडेप्टर मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एडेप्टर मॉलिक्यूल। इट इज आल्सो नोन एज एडेप्टर मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं इसको? एडेप्टर मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं? एडेप्टर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। राइट। नेक्स्ट, ये स्मॉलेस्ट आरएनए है, ये सिर्फ 80 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। कितना? 80 न्यूक्लियोटाइड, यानी 80 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। इट इज स्मॉलेस्ट आरएनए। इट इज स्मॉलेस्ट आरएनए। इट इज स्मॉलेस्ट आरएनए। ये स्मॉलेस्ट आरएनए और सिर्फ 80 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। इट इज स्मॉलेस्ट आरएनए मेड अप of only 80 nucleotide। ये सिर्फ 80 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। फंक्शन का अगर हम बात करते हैं, अगर हम इसके फंक्शन को देखते हैं तो फंक्शन क्या है इसका? हाँ भाई, टीआरएनए का फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस के समय ये एमिनो एसिड के कैरियर की तरह काम करता है। यानी साइटोप्लाज्म से कौन सा एमिनो एसिड आना है एमआरएनए के पास, उसको लेके आने का काम करता है कौन? टीआरएनए। तो एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इट एक्ट एज अ कैरियर ऑफ एमिनो एसिड। ये क्या है? कैरियर ऑफ एमिनो एसिड का काम करता है। फंक्शन क्या है? कैरियर ऑफ एमिनो एसिड। कैरियर ऑफ amino acid at the time of translation। तो ट्रांसलेशन करेगा मतलब प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस के समय ये कैरियर ऑफ एमिनो एसिड का काम करता है। ठीक है, अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है टीआरएनए का, ये मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है होली, HOLLY। ठीक है, तो होली ने ये स्ट्रक्चर दिया। क्या स्ट्रक्चर दिया? स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए का जो स्ट्रक्चर था अकॉर्डिंग टू होली, वो 2D मॉडल दिया, 2 डायमेंशनल मॉडल दिया। और वो 2 डायमेंशनल मॉडल को हम कहते हैं क्लोवर लीफ मॉडल। क्या कहते हैं? क्लोवर लीफ मॉडल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए को समझाने के लिए 3D मॉडल दिया।
और ये जो 3D मॉडल दिया ये देने वाले साइंटिस्ट हैं किम। किसने दिया? किम ने दिया 3D मॉडल। किसने दिया? किम, KIM। 2D मॉडल किसने दिया? होली ने दिया। ये 2D मॉडल दिया, 2D मॉडल दिया। और 3D मॉडल किसने दिया? किम ने दिया। और 3D मॉडल के अकॉर्डिंग ये जो tRNA का शेप होता है ना वो L शेप होता है। कैसा होता है भाई? L शेप होता है, या इसी को हम बोल सकते हैं इन्वर्टेड L शेप होता है। क्या होता है? इन्वर्टेड L शेप होता है या L शेप होता है। कैसा होता है? L शेप होता है। तो आपके एनसीईआरटी में L शेप का डायग्राम दे रखा है ना। पहले वो क्लोवर लीफ का दिया हुआ था, लेकिन जो बुक अपडेट हुआ है उसमें अब क्या दिया हुआ है? L शेप का डायग्राम दिया है। लेकिन जो प्रिंटेड फॉर्म में लिखा है अभी भी बोलता है ये क्लोवर लीफ है, लेकिन ये क्लोवर लीफ नहीं है। ये किम के द्वारा दिया गया मॉडल है, इन्वर्टेड L शेप का मॉडल है। ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी में जो tRNA दिया हुआ है वो क्या है? इन्वर्टेड L। जो पुराने एनसीईआरटी में दिया हुआ था वो क्लोवर लीफ था, लेकिन अब जो नया वाला अपडेटेड एनसीईआरटी है उसमें tRNA का जो मॉडल दिया हुआ है वो डायग्राम में क्या है? इन्वर्टेड L शेप दिया हुआ है। क्या है? इन्वर्टेड L शेप दिया गया है। ठीक है, ये जो tRNA के भी मॉलिक्यूल्स होते हैं ये जनरली सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के कारण ये डबल स्टैंडर्ड है, लेकिन मोस्ट ऑफ द रीजन में क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड है। तो इस स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आने का बहुत ज्यादा चांस है। सुने, जो tRNA का स्ट्रक्चर है ये मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। 2D मॉडल किसने दिया? होली ने दिया। और 2D मॉडल कैसा है? क्लोवर लीफ लाइक मॉडल है। और 3D मॉडल किसने दिया? किम ने दिया। और किम का जो मॉडल है ये इन्वर्टेड L शेप्ड मॉडल है। क्या है? इन्वर्टेड L शेप्ड मॉडल है, राइट। तो यहां तक नोट डाउन करेंगे, उसके बाद हम डिटेल्स में थोड़ा tRNA के स्ट्रक्चर को देखेंगे और हम देखेंगे क्या? 2D मॉडल, क्लोवर लीफ मॉडल को देखेंगे। क्या जो होली के द्वारा दिया गया है 2D मॉडल, इसके द्वारा हम देखेंगे। उसमें हमको डिफरेंट आर्म पता चलता है, और जब हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो वो डिफरेंट आर्म का जरूरत पड़ता है, इसलिए हम 2D मॉडल देखेंगे। लेकिन आपके एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया हुआ है tRNA का रिसेंट एनसीईआरटी में वो इन्वर्टेड L शेप का डायग्राम दिया हुआ है। इन्वर्टेड L यानी 3 डायमेंशनल डायग्राम है tRNA का, और वो 3 डायमेंशनल डायग्राम किसने दिया है? किम ने दिया है। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी अभी आप पलट के देख सकते हैं। अब हम देखेंगे tRNA का स्ट्रक्चर और क्लोवर लीफ मॉडल देखेंगे। ठीक है, 2D स्ट्रक्चर देखेंगे। तो 2D स्ट्रक्चर में क्लोवर लीफ मॉडल में 4 आर्म होता है। क्या होता है? 4 आर्म होता है। tRNA के पास 4 आर्म होता है, और ये 4 आर्म पहले हम बना लेते हैं। 4 आर्म कुछ ऐसा होता है, और इस tRNA में कुछ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है। क्या होती है? कुछ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है, और ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होने के कारण ठीक है कहीं कहीं tRNA क्या होता है? बोलो ना, डबल स्टैंडर्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? डबल स्टैंडर्ड हो जाता है। ये सब लूप है। जो लूप है इसमें डिफरेंट टाइप के नाइट्रोजनस बेस है, एबनॉर्मल नाइट्रोजनस बेस है। ये अपना 3' ये क्या है? 3' और 3' जब हम पढ़ते हैं तो 5' से 3' की तरफ पढ़ते हैं। 3' टर्मिनल इन पे स्टिकी इंड होता है। यहाँ पे CCA प्रेजेंट होता है। CCA नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होता है। ये अपना 5' है। 5' इंड पे गुआनिन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? गुआनिन प्रेजेंट होता है। तो अगर आप tRNA को देखिए तो उसके टर्मिनल इंड पे 5' इंड पे गुआनिन है, और टर्मिनल 3' इंड पे क्या है? एडेनिन है। यानी कि जो tRNA का टर्मिनल इंड है उसपे एडेनिन और गुआनिन है। इसका मतलब कि इसके फ्री इंड पे प्यूरीन होता है, और आपको पता है कि प्यूरीन में आता है एडेनिन और गुआनिन। और यहाँ पे कुछ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है tRNA में, जिसके कारण ये डबल स्टैंडर्ड दिखाई देता है इस तरह से। ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है। कहीं कहीं पे tRNA में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग प्रेजेंट होता है। tRNA में जो सबसे पहले हम एक लूप देखते हैं, इस लूप को कहते हैं एंटीकोडोन लूप। क्या कहते हैं? एंटीकोडोन लूप, या इसी को कहते हैं रिकॉग्निशन लूप। क्या कहते हैं? एंटीकोडोन लूप। एंटीकोडोन लूप, या इसी को कहते हैं हम रिकॉग्निशन लूप। क्या कहते हैं? रिकॉग्निशन लूप,
ये एंटीकोडोन लूप और रिकॉग्निशन लूप के पास एंटीकोडोन होता है। ये टर्मिनल एंड पे क्या होता है? एंटीकोडोन होता है, ठीक है। और ये 3 नाइट्रोजनस बेस का एंटीकोडोन होता है, 1 2 और 3 नाइट्रोजनस बेस का एंटीकोडोन होता है। ये एंटीकोडोन mRNA के कॉम्प्लीमेंट्री पे, क्या mRNA के कॉम्प्लीमेंट्री पे यहाँ पे क्या होगा? बेस पेयर होगा। तो mRNA पे जो नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस होता है उसको हम कहते हैं कोडोन, और tRNA पे जो नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस होगा, 3 नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस होगा, उसको हम कहेंगे एंटीकोडोन। ये मोस्ट स्पेसिफिक होते हैं, क्या क्या होते हैं? मोस्ट स्पेसिफिक होते हैं एंटीकोडोन। ये काम करते हैं mRNA पे, क्या mRNA पे कोडोन्स को ढूंढते हैं और mRNA के कोडोन्स के अकॉर्डिंग ये एमिनो एसिड को बाइंड करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एमिनो एसिड को tRNA कहां पे बाइंड करता है? आपका जवाब होगा 3' पे। कहां बाइंड करता है? 3' पे। 3' के CCA टर्मिनल एंड पे बाइंड करता है। नेक्स्ट, यहां पे आपको एक छोटा सा लूप जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है tRNA में एब्नॉर्मल, और ये जो लूप रहता है ये कहां पे रहता है? रिकॉग्निशन या एंटीकोडोन वाले स्ट्रैंड पे ही रहता है। नेक्स्ट, यहाँ पे जो सेकंड लूप आपको दिखाई देता है इसको हम बोलते हैं टी साइड सी लूप। क्या कहते हैं इसको? टी साइड सी लूप। इस टी साइड सी लूप का क्या काम है? तो ये राइबोसोम्स के लार्जर सब यूनिट से कनेक्ट करने का काम करता है। क्या करता है ये? राइबोसोम के लार्जर सब यूनिट से कनेक्ट करने का काम करता है। कनेक्ट लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। तो टी साइड सी लूप, tRNA का टी साइड सी लूप राइबोसोम्स के लार्जर सब यूनिट से कनेक्ट होने का काम करता है। एक दूसरा लूप है इधर, इसको हम लोग कहते हैं DHU लूप। क्या कहते हैं? DHU लूप। ये एमिनो एसिड को रिकॉग्नाइज करने का काम करता है। क्या करता है? एमिनो एसिड को रिकॉग्नाइज करने का काम करता है, इसलिए इसको बोलते हैं रिकॉग्निशन लूप। क्या कहते हैं? एमिनो एसिड रिकॉग्निशन लूप। कोडोन रिकॉग्निशन लूप यहां पे है, एंटीकोडोन लूप, लेकिन एमिनो एसिड रिकॉग्निशन लूप क्या है? वो है DHU लूप। क्या है? DHU लूप। तो DHU लूप क्या है? एमिनो एसिड रिकॉग्निशन लूप। ये स्पेसिफिक एमिनो एसिड को साइटोप्लाज्म में एक्टिवेट करता है और स्पेसिफिक एमिनो एसिड को फिर बाइंड करता है tRNA के अपने 3' टर्मिनल एंड पे। कहां पे? 3' टर्मिनल एंड पे, राइट। ये जो लूप होते हैं ना लूप, इसमें किसी भी तरह का कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग नहीं होता है। 3 लूप होता है। टी साइड सी लूप। टी साइड सी लूप का क्या फंक्शन है? राइबोसोम्स के लार्जर सब यूनिट से कनेक्ट होता है। रिकॉग्निशन लूप या एंटीकोडोन लूप का क्या फंक्शन है? तो ये mRNA पे कोडोन को रिकॉग्नाइज करता है और mRNA के कोडोन के अकॉर्डिंग यहाँ पे एमिनो एसिड बाइंड करेगा। क्या? mRNA पे जो कोडोन होगा ना उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा? एमिनो एसिड बाइंड होगा। जैसे आपको पता है कि अगर mRNA पे U रहेगा तो इस पे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग एंटीकोडोन पे क्या होगा? A। तो जो एमिनो एसिड आएगा वो A के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, वो किसके अकॉर्डिंग आएगा? वो आएगा जैसे A ये कोड करता है लाइसिन को, इसको कोड करता है लाइसिन को, लेकिन U कोड करता है इसको फिनाइल एलानिन को, इसको फिनाइल एलानिन को। तो जो यहाँ पे एमिनो एसिड बाइंड होगा वो लाइसिन होगा या फिनाइल एलानिन होगा? तो फिनाइल एलानिन होगा। यानी कि tRNA पे कैसा एमिनो एसिड 3' टर्मिनल एंड पे बाइंड करेगा वो डिपेंड करता है कि mRNA पे कोडोन का क्या सीक्वेंस है, राइट। DHU लूप क्या है? इसको बोलते हैं एमिनो एसाइल सिंथेटेज लूप। क्या कहते हैं इसको? DHU लूप को एमिनो एसाइल सिंथेटेज लूप। एमिनो एसाइल सिंथेटेज लूप। एमिनो एसाइल सिंथेटेज लूप क्या करता है? एमिनो एसिड को एक्टिवेट करने का काम करता है साइटोप्लाज्म में। तो ये स्पेसिफिक एमिनो एसिड को एक्टिवेट करता है और एमिनो एसिड जाकर बाइंड हो जाता है tRNA के 3' एंड पे। तो ये आपको याद रखना है। कहीं कहीं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर होने के कारण tRNA में क्या देखने को मिलता है? हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलता है। 5' टर्मिनल एंड पे क्या है? गुआनिन है और 3' टर्मिनल एंड पे क्या है? CCA है। ये याद रखना है। ACC नहीं याद रखना है, क्या याद रखना है? CCA। जब भी नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस में पढ़ाई करते हैं तो 5' to 3' टर्मिनल एंड में पढ़ाई करते हैं। तो क्या है ये? CCA। ठीक है, तो याद रखना है कि 3' टर्मिनल एंड पे क्या है? CCA। क्लियर है? याद? इसको नोट डाउन करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं।
आपको पता है कि टीआरएनए को 20 अमीनो एसिड 20 डिफरेंट अमीनो एसिड को बाइंड करना होता है। ये 20 डिफरेंट अमीनो एसिड को बाइंड करता है जब एंटी कोडॉन उसका डिफरेंट होगा या एमआरएनए के अकॉर्डिंग, ये आपको याद रखना है। यानी टीआरएनए अगर कितने टाइप्स का होता है तो जितने टाइप्स का अमीनो एसिड होगा उतने ही तरह का क्या होगा मेरा टीआरएनए होगा, है कि नहीं। तो टीआरएनए कितने टाइप्स का होता है? 20 टाइप्स का होता है। कितने टाइप का होता है? 20 टाइप्स का होता है टीआरएनए, क्योंकि 20 टाइप्स के क्या है एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो 20 टाइप्स के। नेक्स्ट हेडिंग लेंगे एमआरएनए। एमआरएनए को कहते हैं मैसेंजर आरएनए या इसी को कहते हैं टेम्पलेट आरएनए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। क्या कहते हैं? मैसेंजर आरएनए या इसको कहते हैं टेम्पलेट आरएनए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन्स कैसा बनना है वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि एमआरएनए कैसा है। और एमआरएनए कैसा है वो कैसे डिसाइड होगा? वो डिसाइड होगा कि हमारे डीएनए का यानी डीएनए में नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस कैसा है। क्लियर? तो एमआरएनए को देखते हैं। एमआरएनए हमारे टोटल सेल में सबसे कम अमाउंट में अगर कोई है तो वो क्या है? एमआरएनए। एमआरएनए का परसेंटेज टोटल आरएनए में एमआरएनए ओनली 1 to 5% है ना, 1 से 5% होता है एमआरएनए। इसका डिस्कवरी किया था हक्सले ने। किसने किया था? हक्सले एंड वॉल्किन ने। किसने? हक्सले एंड वॉल्किन ने इसका डिस्कवरी किया था। और टर्म एमआरएनए गिवन बाय, ये इंपॉर्टेंट है, टर्म एमआरएनए गिवन बाय, टर्म एमआरएनए किसने दिया? तो दिया था जैकब एंड मोनार्ड ने। किसने दिया था? जैकब एंड मोनार्ड। जैकब एंड मोनार्ड ने टर्म एमआरएनए दिया था। क्लियर? ये जो एमआरएनए है ना, एमआरएनए ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखता है, यानी प्रोटीन कैसा बनेगा वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है किस पे? एमआरएनए पे। जब हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे अभी कुछ दिन में तो देखेंगे कि जो एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है ना ट्रांसक्रिप्शन में, डीएनए से जो एमआरएनए बनता है, ये एमआरएनए एग्जैक्ट किसके जैसा बनता है? डीएनए के कोडोन के जैसा बनता है। डीएनए के कोडोन स्ट्रैंड के जैसा बनता है। ठीक है? तो एक्चुअल में इसके पास एमआरएनए के पास क्या होता है? प्रोटीन बनाने का इंफॉर्मेशन होता है, यानी जैसा नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस होगा एमआरएनए पे वैसा ही क्या बनेगा? प्रोटीन्स बनेगा। और ये लिस्ट स्टेबल आरएनए होता है। क्या होता है? लिस्ट स्टेबल आरएनए। इट इज लिस्ट स्टेबल आरएनए। नेक्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हैं द एमआरएनए The mRNA is produced by genetic DNA. Is produced by genetic DNA. The mRNA is produced by genetic DNA in the nucleus. In the nucleus. ठीक है? In the nucleus. The mRNA is produced by genetic DNA in the nucleus and DNA से न्यूक्लियस में mRNA का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ठीक है? तो आज हम क्या पढ़े? आज हम पढ़े आरएनए वर्ड। और आरएनए वर्ड से हमको पता चला कि हमारा जो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए। आरएनए जेनेटिक भी हो सकता है और नॉन जेनेटिक भी हो सकता है। अगर जेनेटिक होगा तो कुछ वायरसेस में होगा और ये जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करेगा। और अगर ये नॉन जेनेटिक होगा तो ये आरआरएनए हो सकता है, एमआरएनए हो सकता है और टीआरएनए हो सकता है। आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए के बारे में हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखें और इसके बारे में डिटेल में जब हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे कि क्या फंक्शन है, टीआरएनए कैसे काम करता है, आरआरएनए क्या है और एमआरएनए कैसे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को रखता है। एमआरएनए कैसे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को रखता है, एमआरएनए का फॉर्मेशन कैसे होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ये हम अगले क्लास में पढ़ेंगे रेप्लिकेशन के बाद। कब पढ़ेंगे? रेप्लिकेशन के बाद। तो आज के लिए इतना ही। आपको एनसीईआरटी से एक बार जरूर पढ़ना है, नोट्स का हेल्प लेना है। अगर कहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो डाउट सेक्शन में जरूर पूछना।